Hello friends, welcome to your YouTube channel Dear Justice. This is me Neha, and in today's video, in this video we are going to just take a quick revision of some important sections of Indian Evidence Act. It's going to be bilingual. So let's start. First, let's start with some important facts regarding Evidence Act. सो आर इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ द एक्ट ऑफ 1872. हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये 15 मार्च 1872 को बना था और ये एक्ट नंबर 1 है. इससे प्रियम्बल रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट डज इट प्रियम्बल मीन्स के उद्देश्य का. तो वेयर इट इज़ एक्सपेडिएंट टू कंसोलिडेट डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस. ओके, Three objectives: consolidate, define and amend the laws related to evidence. Okay, इसके जो टोटल पार्ट्स हैं वो 3 हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स 11 हैं और टोटल सेक्शंस जो हैं वो 167 हैं, जिनको कि हम एक एक करके पढ़ेंगे. ओके, पार्ट 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट. भाग 1 में हम तथ्यों की सुसंगति के बारे में बात करेंगे, कौन से फैक्ट्स कहाँ पे रिलेवेंट होंगे. चैप्टर 1 में हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी की, यानी कि प्रारंभिक, यानी प्रिलिमिनरी उसका क्या उद्देश्य है, जिसमें कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंडेड से इंटरप्रिटेशन जैसे क्लॉजेस उसमें यूज़ इसके अंतर्गत आ जाते हैं. तो इसका जो एक्सटेंड है वो होल ऑफ इंडिया पे है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बट जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो एफिडेविट्स पे और जो आर्बिट्रेटर्स के सामने प्रोसीडिंग्स होती हैं उन पे एविडेंस एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाता है. और हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 1 डे ऑफ सितंबर 1872 को इन्फोर्स हुआ था. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाता है अबाउट द इन्फोर्समेंट डे ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. ओके, जो सेक्शन 2 है हमारा, दैट इज़ अबाउट द रिपील ऑफ इनैक्टमेंट्स. तो जो सेक्शन 2 है वो रिपील हो चुका है. सेक्शन 2 इज़ अबाउट द रिपीलमेंट और रिपील ऑफ द इनैक्टमेंट्स, तो सेक्शन 2 की बात नहीं करेंगे. सेक्शन 3 हमारा है इंटरप्रिटेशन क्लॉज. इंटरप्रिटेशन क्लॉज में हमारी ऑलमोस्ट 9 to 10 डेफिनेशंस दी गई हैं, एक एक करके हमें देखते हैं. इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट वर्ड जो इसमें एक्सप्लेन है वो है कोर्ट. कोर्ट में क्या क्या आता है वो यहाँ पे बताया गया है. कोर्ट इंक्लूड्स ऑल द जजेस, magistrate and all person except arbitrators legally authorized to take the evidences. Okay, arbitrators को छोड़ करके सारे जजेस जो कि ऑफिशियली अपॉइंट किए गए हैं एंड ऑल्सो द मजिस्ट्रेट एंड ऑल द पर्सनस जिनको भी लीगली एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज किया गया है वो कोर्ट की कैटेगरी में आएंगे. आर्बिट्रेटर्स को इससे एक्सक्लूड रखा है सिर्फ. ठीक है, नेक्स्ट कम्स इसी इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जो नेक्स्ट टर्म को इंटरप्रेट किया गया वो है फैक्ट. फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ माइंड और रिलेशन ऑफ थिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय द सेंसेस. ऐसी कोई भी चीज़ जिसको कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसको भी कि आप अपने सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो दैट इज़ फैक्ट. ठीक है, किसी की कोई अगर मेंटल कंडीशन है, इसी का क्लॉज टू इंटरप्रिटेशन में पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. सो दिस इज द सेकंड पॉइंट दैट एनी मेंटल स्टेट और कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस. अगर किसी की कोई मानसिक दशा है कि वो इस समय किसी चीज़ को समझने की स्थिति में है या नहीं है, तो अपने आप में ये चीज़ भी एक फैक्ट कही जाएगी. ठीक है, सी में बोला है कि अगर इलस्ट्रेशन है कि अगर ये कहा जाता है कि कोई इंसान एक स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग किसी पर्टिकुलर सेंस में लगाता है तो वो चीज़ भी वहाँ पे फैक्ट होगी, क्योंकि वो जब भी उस वर्ड को यूज़ करेगा. जैसे हमने यहाँ पे अगर कोर्ट बोला तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोर्ट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर्स ऑल्सो. इसने पहले क्लैरिफाई कर दिया है कि यहाँ पे आर्बिट्रेटर्स को कोर्ट की कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया है. ठीक है, तो कोर्ट की कैटेगरी, कोर्ट वर्ड जहाँ कहीं भी इस कोर्ट में यूज़ होगा, जहाँ कहीं भी इस एक्ट में कोर्ट वर्ड को यूज़ किया जाएगा, वहाँ से आर्बिट्रेटर्स एक्सक्लूडेड होंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज रिलेवेंट. One fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in such a way referred to in the provision of this act relating to the relevancy of the fact.
अगर कोई फैक्ट है जो कि डायरेक्टली फैक्ट एंड इशू नहीं है, बट उस फैक्ट जो इशू का मैटर है उससे इस तरह से रिलेटेड है कि उसको उसका ज़िक्र होना ज़रूरी है, तो उसको वहाँ पे रिलेवेंसी उसको प्रदान की जाएगी, वो चीज़ वहाँ पे रेलिवेंट करार की जाएगी। नेक्स्ट इज़ फैक्ट एंड इशू। विवादक तथ्य क्या होते हैं? द एक्सप्रेशन फैक्ट एंड इशू इंक्लूड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय itself or by the connection with other words the existence, non-existence, nature and extent of any right, liability and disability asserts or denied the suit और proceeding necessarily follows। फैक्ट इन इशू एक्चुअली में वो होता है कि जैसे कि कोई कह रहा है कि ये है और दूसरा उस चीज़ को मना कर रहा है, तो वहीं पे विवाद हो जाता है कि ऐसा है या नहीं है, तो वो चीज़ फैक्ट इन इशू बोली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसको कि आप आराम से अपने बैलेट से देख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का मतलब है डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस और मीन्स। डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ यहाँ इस चीज़ से नहीं कहा गया है कि आपको वाटर मार्क पे या किसी लीगल पेपर पे या किसी पेपर के फॉर्म में अगर कुछ लिखा हुआ है स्टैम्प पेपर पे तो ही उसको हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी मार्क है, कोई भी इंस्क्रिप्शन है, किसी दीवार पे बना हुआ है, किसी मेटल पे लिखा हुआ, अगर कुछ भी है तो उसको डॉक्यूमेंट कंसीडर करेंगे। इसमें एक एग्जांपल भी आता है कि अगर एक दूध वाला है वो अपनी सिर्फ मेमोरी के लिए किसी दीवार पे हर महीने मार्क लगाता है कि इतने दिन दूध दिया है, इतने दिन नहीं दिया है, तो अगर इस चीज़ का मैटर ये फैक्ट एंड इशू बनता है कि मीन्स उनके दूध के लेन देन से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट अराइज होता है तो उसने जो मार्क्स वहाँ पे लगाए हुए हैं उनको एज अ डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एविडेंस क्या होता है। तो एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट by witness in relation to matter of fact under inquiry। such statements are called oral evidences। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको कि कोर्ट फैक्ट एंड इशू के से रिलेटेड चीज़ों में कंसीडर करता है, ऐसा चाहता है कि उसके सामने विटनेसेस उस चीज़ को कबूल करें या प्रूफ के माध्यम से प्रेजेंट करें। प्रूफ जब आएगा रिटन डॉक्यूमेंट में तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा, लेकिन जो विटनेस कोर्ट में खड़े होकर के गवाही दे रहा है उसको हम ओरल एविडेंस के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। सच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो एविडेंसेस के यहाँ पे दो फॉर्म दे दिए गए हैं, एक है ओरल एविडेंस और एक दिया गया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो ऊपर हमने ओरल एविडेंस देखा था कि विटनेस कोर्ट में खड़े होकर के गवाही दे रहा है, दैट इज़ एन ओरल एविडेंस। उससे रिलेटेड एक केस भी है, लीडिंग केस है, पुष्पा देवी एम जाटिया वर्सेस एम एल वाधवा। ठीक है, और नेक्स्ट जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताया कि कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि कोर्ट में पेश किया गया है उसके रिलेवेंसी के लिए कि वो कितना जेन्युइन है जानने के लिए, तो उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट टर्म इज़ प्रूव्ड। ये बहुत ही विवादित 3 टर्म हैं जो कि प्रीलिम्स में आते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बिकॉज में बहुत ही हेयर लाइन डिफरेंसेस रहते हैं। 3 टर्म्स हैं, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। ठीक है, एक करके देखते हैं, होपफुली इट विल बी क्लियर। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट to exist or consider its existence be so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। देखो, प्रूफ का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई चीज़ कोर्ट के सामने पेश की गई, कोर्ट ने उसको या तो कम्प्लीटली मान लिया कि हाँ ठीक है, हैंस इट इज़ प्रूव्ड, ऐसा है जैसा आप बोल रहे हैं, एज यू आर अफर्मिंग दिस इज़ प्रूव्ड। ठीक है, या फिर उसको इस लेवल तक एक्सेप्ट कर रहा है कि वो मानेगा हाँ ठीक है, इस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी है, और एक कॉमन प्रूडेंस का बंदा यानी कि सामान्य प्रज्ञा, एक कॉन्शियस पर्सन जिसके पास सोचने समझने की क्षमता है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा तो वो चीज़ प्रूव्ड मान ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसप्रूव, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं नासाबित। अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव व्हेन आफ्टर द कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट or consider it non-existent so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular cases to act upon the supposition that it does not exist। सेम थिंग है कि उसमें उन्होंने मान लिया कि ये होगा
कोई भी सामान्य प्रज्ञा का मनुष्य मान लेगा कि हाँ ये चीज़, इस चीज़ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है एंड दिस इज़ प्रूव, ठीक है। और डिसप्रूव में ये हो गया कि आपने फैक्ट और मैटर्स जो है वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया, कोर्ट ने कहा भैया ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रूव नहीं हुआ है, सामने हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, और कोई भी कॉमन प्रूडेंस का पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच थिंग्स, सो दिस इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड, ठीक है। प्रूव हुआ, नहीं हुआ। नेक्स्ट है कि नॉट प्रूव्ड। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। बीच वाला रह गया, ठीक है, ना तो साबित हुआ और ना ही कोर्ट ने ये कंसीडर किया कि वो नहीं साबित हुआ। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित किया हो, मतलब कि उसके एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, ऐसा माना गया है। ना तो वो प्रूव हुआ और ना ही वो डिसप्रूव्ड हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स कि इंडिया में क्या आता है। इंडिया की डेफिनेशन दी गई है। इंडिया मीन्स द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक्सक्लूडिंग टर्म 31 अक्टूबर 2019 के बाद से इंक्लूडिंग में कन्वर्ट हो गया है आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बाय द इंडियन गवर्नमेंट। नाउ दिस एक्ट इज बीन applicable on the Jammu and Kashmir also. Okay, now comes the section 4, may presume. may presume के साथ साथ यहाँ पे shall presume और conclusive proof की भी बात की जाती है। तो may presume को अगर हम इन टर्म्स को एक नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो may presume का मतलब हो जाएगा डिस्क्रिशन, shall presume का मतलब हो जाएगा नो डिस्क्रिशन, और कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब हो जाएगा इरिबेटेबल, ठीक है। डिस्क्रिशन का मतलब कि कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है, शिक्षा है कि वो इस चीज़ को माने या ना माने। शैल प्रिज्यूम में नो डिस्क्रिशन, कोई डिस्क्रिशन नहीं, आपकी कोई शिक्षा नहीं है, आपको ये चीज़ माननी ही पड़ेगी। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है निश्चायक सबूत, दिस इज़ फाइनल, और इसमें ना तो डिस्क्रिशन है ना ही नो डिस्क्रिशन है, दिस इज़ इरिबेटेबल। अकाट्य जिसको बोलते हैं, कोई काट नहीं सकता इसको, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चैप्टर 2 बात करता है ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। फैक्ट की रिलेवेंसी को लेकर के चैप्टर 2 में डिस्कशन किया गया है। तो एविडेंस में बी गिवन ऑफ द फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। उन चीज़ों का एविडेंस दिया जा सकता है जो कि फैक्ट एंड इशू में हो, और जैसा कि हमने ऊपर बताया रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अगर क्राइटेरिया में वो फैक्ट्स आ रहे हैं तो सेक्शन 5 में हम उन चीज़ को रेलेवेंट करा सकते हैं। देन कम्स द सेक्शन 6। सेक्शन 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड काफ़ी बार घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन शॉर्ट इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि रेस जस्टिस प्रिंसिपल किस सेक्शन के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। बेसिकली दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट द सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, मतलब कि एक चीज़ है जो कि समव्यवहार के भाग होने के कारण वहाँ पे रिलेवेंट हो। वो चीज़ डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं थी, बट बिकॉज वो सेम चेन में चलती हुई जा रही थी, उसी ट्रांजैक्शन का पार्ट है, इसलिए वो वहाँ पे एप्लीकेबल हो गई है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी देख लेंगे। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रिलेवेंट वेदर दे आर अकर्ड एट द सेम टाइम और एट द डिफरेंट प्लेसेस एंड द डिफरेंट टाइम। इस ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम सेम जगह पे सारी चीज़ें हुई हों, वो डिफरेंट प्लेसेस पे और उसमें भी हो सकती हैं, ठीक है। रेस जस्टिस का प्रिंसिपल आता है। 3 टर्म्स यहाँ पे याद रखेंगे। सेम ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा सेक्शन है, तो इट इज़ सेक्शन 6। रेस जस्टिस किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो रेस जस्टिस हमारा सेक्शन 6 के अंतर्गत आता है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट एंड द लीडिंग केस इज़ RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये टेप रिकॉर्डर्स के नाम से प्रसिद्ध केस है इनका, ठीक है। And next comes the section 7 that facts which are occasion cause and effect fact and issue। वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के क्या है प्रसंग हेतुक या परिणाम है, ठीक है। फैक्ट्स जो कि जो विवादक तथ्य उनसे रिलेटेड है, किसी भी तरह परिणाम की वजह से उनका मोटिव बता रहे हैं, ओकेजन बता रहे हैं। सॉरी, मोटिव का टर्म जो है वो हमारा सेक्शन 8 में आएगा। मोटिव टर्म हमारे सेक्शन 8 में आएगा और सेक्शन 7 से रिलेटेड है आर वर्सेस रिचर्डसन का केस, ठीक है। तो ये है जो भी वहाँ पे चीज़ें होती हैं, सपोज़ कि कोई ए है वो बी के मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो जहाँ पे उन लोगों की मारपीट वगैरह हुई थी
वहाँ की ज़मीन में जो निशान बने हैं, सपोज़ कितना किसने किसको मारा है, वो सब एरिया वहाँ का बिगड़ बिगड़ हो जाता है। तो उससे रिलेटेड, क्योंकि वो मारपीट के दौरान वो चीज़ें बनी हैं, घूसा वूसा पंच वंच पंच मार्क बने, तो उन चीज़ों को, फैक्ट्स को वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 8 बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट की। क्या ज़रूरत थी तैयारी की, उसके बाद में क्या किया, और उस काम को कंप्लीट करने के पहले क्या उनका हाव भाव था, उन चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा सेक्शन 8 में। सेक्शन 7 और 8 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनमें सीधे सीधे इन टर्म्स को पूछ लिया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। 7 में ओकेजन, कॉज और इफेक्ट है, एंड 8 में आपका मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। ठीक है। 8 से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला एंड ए नागेशा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है। इसके साथ में कुछ एक्सप्लेनेशंस है जो कि आराम से अपनी पेरेंट से आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन 9 बात करता है मोस्ट पॉपुलर सेक्शन, जो कि हम टीवियों में भी अक्सर सुनते रहते हैं, सावधान इंडिया वाले तो बेसिकली ज़रूरी सुनते होंगे। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट द शिनाख्त परेड, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस द रिलेवेंट फैक्ट। कोई काम किसी ने किया है या नहीं, इस चीज़ को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आई विटनेसेस हैं वो इस चीज़ की को अफर्म करें, इस चीज़ का इंट्रोडक्शन दें कि हाँ वो चीज़ यही है। सो आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज़ रिलेवेंट और फिक्स द टाइम प्लेस ऑफ विच एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट हैज़ हैपेंड और विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टी बाय होम द सच फैक्ट वॉज ट्रांजैक्टेड। सेम थिंग है, आप चीज़ को पहचाने, जगह को पहचाने, अगर ऑटो में कोई कांड हुआ है तो ऑटो को पहचाने, ऑटो ड्राइवर को पहचाने, या कोई अगर सिम से रिलेटेड मैटर हो जाता है तो जो शॉप वाला होता है वो पहचानता है भाई सिम कौन लेके गया था, क्या हुआ था, वगैरह वगैरह। सो ये सारी चीज़ें जो है हमारी सेक्शन 9 के अंतर्गत कवर हो जाती हैं। इनसे रिलेटेड केस है रामकिशन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड रामनाथ महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमारा आईपीसी के सेक्शन 120 ए से को रिलेटेड है। थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन द रेफरेंस टू द कॉमन डिज़ाइन। जब कोई प्लानिंग कर रहे थे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, उस टाइम पे जो भी चीज़ें कहा गया, जो डिज़ाइन फॉर्म की जो प्लानिंग की गई है, वो चीज़ें सारी क्या लिखी, क्या इंटेंशन, क्या प्लानिंग, प्लॉटिंग या मैपिंग करी थी, वगैरह वगैरह सेक्शन 10 में कंसीडर करवा लेते हैं। ठीक है। इनसे रिलेटेड एक केस है आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई का। सेक्शन 11 बात करता है प्ली ऑफ एलिबी। ठीक है। फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बट बिकम रिलेवेंट। डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं था बट अदरवाइज रिलेवेंट हो गया है। इसको अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत भी कहते हैं कि जिस टाइम पे ये एक्ट हुआ है, भाई आई वॉज नॉट इन लखनऊ, आई वॉज इन आगरा, व्हेन आई एम नॉट प्रेजेंट आई कैन नॉट डू दिस। तो हम आगरा में थे या नहीं ये चीज़ पहले मैटर नहीं करती, बट बिकॉज वो चीज़ लखनऊ में हुई है और उस एक्स पर्सन का नाम वहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो ऑफकोर्स वो वहाँ पे गया था, नहीं गया था, ये चीज़ें बाद में रिलेवेंट हो जाती हैं, क्योंकि जब वो वहाँ था तो सेम टाइम पे एक इंसान दो जगह पे नहीं हो सकता ना। इसका एक लीडिंग केस है भाई दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। दो तीन एक्स्ट्रा भी हैं, नहीं सॉरी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुगर सिंह इंपॉर्टेंट केस है। मुंशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राजकुमार पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड कालू मिर्जा वर्सेस एम्परर। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 बात करता है इन सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल द कोर्ट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेलिवेंट। वो फैक्ट्स जो कि डैमेज का अमाउंट को डिसाइड करते समय, डिटरमाइन करते समय कोर्ट रेलिवेंट समझे, हैबिचुअल है, जानबूझ के किया नहीं किया, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों से डैमेज का अमाउंट को डिसाइड किया जाता है। सेक्शन 13 है फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। वो फैक्ट्स जो कि राइट और कस्टम से रिलेटेड हैं, तो राइट और कस्टम को हम रिलेवेंट करवाएंगे सेक्शन 13 में। 13 में रूढ़ियाँ और अधिकार जहाँ प्रश्न करते हैं वहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 14 बात करता है फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। आपकी मनोस्थिति उस समय किस तरह की थी, बॉडीली फीलिंग किस तरह की हो रही थी, तो ये इन सब चीज़ों को हम सेक्शन 14 में कंसीडर करवाएंगे। फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ द बॉडी ऑन द बॉडीली फीलिंग। बिकॉज दिस इज़ अ क्विक रिविजन वीडियो सो विल नॉट एक्सप्लेन इट वेरी डीपली। सो नेक्स्ट वन इज सेक्शन 15। सेक्शन 15 को वैसे मैं इंश्योरेंस वालों का सेक्शन कहती हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये बताते हैं कि फैक्ट्स बेयरिंग द क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल इन क्या बोलते हैं इसको, इंटेंशनल। राइट। किसी दुकान में आग लग गई,
तो अब ये इंश्योरेंस वाले डिसाइड करते हैं ना भाई कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी और शॉर्ट सर्किट करवाया गया, आपने इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए ऐसा कर दिया। सो जस्ट टू रिमेंबर दिस आई कॉल इट द सेक्शन ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट्स, ठीक है। फैक्ट्स बेरिंग द क्वेश्चन, यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि जो एक्ट हुआ वो एक्सीडेंटल था, इंटेंशनल था, ठीक है, बिकॉज क्राइम इज़ ऑल अबाउट द इंटेंशन, इंटेंशन था तो क्राइम है, इंटेंशन नहीं था तो एक्सीडेंट है, ठीक है भाई ले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। वो चीज़ें वहाँ पे कंसीडर की जाएंगी कि भाई ये तो इसके हमेशा का जो इसका अपना काम काज है, इनका जो नेचर है, वर्क नेचर है, उसके अंतर्गत ही आता है, तो देयर इज़ नथिंग अनयूजुअल, ठीक है। यूजुअल नेचर ऑफ वर्क मतलब ऑब्वियस थिंग्स हैं कि अगर ऑफिस जाता है तो ताला खोलता ही खोलता है, अपनी बाइक खड़ी करता है, हेलमेट को ड्रॉर में रखता ही रखता है, अगर उस बीच में कुछ होता है तो वो उसने अपने कोर्स ऑफ बिजनेस के मामूली अनुक्रम में काम किया है, देयर इज़ नथिंग अनयूजुअल। इसके साथ ही जो रिलेवेंसी है उसके बाद में एक चीज़ ऐड होती है यहाँ पे आगे, एडमिशन। एडमिशन बात की गई है सेक्शन 17 में, ठीक है। 17 में एडमिशन को डिफाइन किया गया है, ओके। एंड एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री or contain the electronic form which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact or which is made by any of the person and under the circumstances hereinafter mentioned। Admission means कि कोई भी स्वीकृति, चाहे वो रिटन हो, ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी तरह से हो। इवन एक केस आता है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें जो लेडी थी उनके आंसुओं को एज ए एडमिशन कंसीडर किया गया था। ये क्वेश्चन सीधे सीधे इसके वर्डिट के साथ आता है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा केस था जिसमें कि औरत के रोने को, उसके आंसुओं को एडमिशन कंसीडर किया गया था। सो दिस वाज पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। सेक्शन 18 बात करता है एडमिशन बाय द पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। यहाँ पे जो पार्टी प्रोसीडिंग में चल रही हैं, या तो उन्होंने एडमिशन किया या उनके एजेंट द्वारा किया गया हो। इसमें कुछ क्लासेस हैं, जैसे कि बाय सूटर और इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। जो सूटर है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो उनके केस को प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करें। स्टेटमेंट्स मेड बाय द पार्टी इंटरेस्ट एंड द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के हितबद्ध पक्षकार द्वारा जो सब्जेक्ट मैटर का जिनका इंटरेस्ट अगर वो पार्टी एडमिट कर रही है तो एडमिशन होगा। बाय पर्सन होम द इंटरेस्ट इज डेराइव्ड, वो उस व्यक्ति के द्वारा जिसका इसमें हित व्युत्पन्न होता है कि भाई हाँ ठीक है, मैंने ये अफर्मेशन किया था, मैं ये एडमिट करता हूँ कि प्रॉपर्टी मेरी थी और मैंने ही इन्हें यूज़ करने को दी थी। सो दिस वॉज एन एडमिशन। नाउ हेयर कम्स द सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 से आप बात करते हैं कि एडमिशन बाय पर्सन्स whose position must be proved as against the party to suit। उसकी पोजीशन, एडमिशन उस इंसान के द्वारा जिसकी पोजीशन विरुद्ध पक्षकार के विरुद्ध पक्षकारों के विरुद्ध साबित करनी है कि ये इनके अगेंस्ट ऐसा ऐसा इनका रिलेशन है, उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि के लिए भाटक वाटक नहीं आएगा मेरे को समझ में, तो ए अंडरटेक्स द कलेक्ट द रेंट ऑफ बी, ठीक है। बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग द रेंट ड्यू टू सी, ड्यू फ्रॉम सी। बी ने ए को सू कर दिया कि भाई आपने सी से रेंट को नहीं लिया है। ए डिनाइज दैट रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ए ऐसा डिनाई करता है कि सी का कोई भी किराया बी के ऊपर नहीं है, ठीक है। फिर ए स्टेटमेंट दैट सी दैट ही ओड बी रेंट इज एन एडमिशन, इट इज़ रिलेवेंट फैक्ट अगेंस्ट द ए डिनाइज सी डिड ओ। तो इन लोगों की जो कंडीशन, उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम सेक्शन 19 में कंसीडर करेंगे। एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर टू बाय द पार्टी, ऐसे इंसान के द्वारा एडमिशन जिसको कि जो पार्टी वो रेफ़र कर रही है। सपोज़ मैंने कहा कि ये कार मेरी है, मेरी नहीं मान रहे हो तो मेरे पड़ोसी से पूछ लो, मतलब हम जिसको रेफ़र कर रहे हैं उसका एडमिशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रूल ऑफ रेफरी, रूल ऑफ रेफरी। जिसको हमने रेफ़र किया आप उससे पूछ लो, उसकी गवाही को यहाँ पे एडमिशन कंसीडर उसके एडमिशन को यहाँ पे कंसीडर करो, ठीक है। नेक्स्ट विच कम्स इज द प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग दैम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। प्रूफ, उन एडमिशन का प्रूफ देना जो आदमी उस चीज़ को एडमिट कर रहा है उसके विरुद्ध या उसके बिहाफ पे उन चीज़ों को एडमिट करना। फिर आएगा सेक्शन 22, व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट। 22 बात करता है
की जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट किए गए हैं उनके रिगार्डिंग ओरल एडमिशन कब रेलिवेंट होगा। 22A इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये अमेंडमेंट के थ्रू 2000 में जोड़ा गया है कि व्हेन 22A सेज दैट व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर रेलिवेंट। ये सिर्फ सिविल मैटर्स का सेक्शन है, ठीक है। Oral admission as to the content of electronic records are not relevant unless the genuineness of the electronic record produced is in question. Oral admission electronic record के सापेक्ष से कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट नहीं होगा जब तक कि उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो एविडेंट्री वैल्यू नहीं जब तक उसकी जेन्युइननेस कि वो एक्चुअली में सही है या नहीं है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं आता तो उसके रिगार्डिंग कोई भी ओरल एविडेंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। नाउ हियर कम्स सेक्शन 23 एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। इसके साथ में इसको जो है हम सेक्शन 126 ऑफ एविडेंस एक्ट के साथ में पढ़ते हैं जिसमें कि बैरिस्टर, प्लीडर और अटॉर्नी जनरल को एविडेंस देने के लिए छूट दी गई कि उनको ज़रूरी नहीं कि वो दें एविडेंस। इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट इफ इट इज़ मेड ईदर अपॉन द एक्सप्रेस कंडीशन एविडेंस इज नॉट टू बी गिवन अंडर सर्कमस्टांसेस कोर्ट कैन इन्फर द पार्टीज टू एग्री टुगेदर एविडेंस शुड नॉट बी गिवन। कोर्ट कह सकता है कि भैया ठीक है आप एविडेंस मत दीजिए बिकॉज हमने उस चीज़ को प्रॉमिस रखने की इस बात को प्रॉमिस मतलब इस बात को सीक्रेट रखने के प्रॉमिस पे क्योंकि बताया गया तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इस चीज़ को एक्सपोज करें यहाँ पे। और सेम चीज़ सेक्शन 126 में भी आती है, डॉक्टर प्लीडर को बोला गया कि ठीक है आप इनकी सीक्रेसी को रिवील करने के लिए बाउंड नहीं है। 24 बात करता है कन्फेशन कॉज्ड बाय द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इज इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। कोई भी ऐसी कन्फेशन संस्वीकृति जो कि किसी भी तरह के धमकी, वचन या उत्प्रेरण में की गई है वो रिलेवेंट नहीं होगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इररिलेवेंट होगी। 20 इससे रिलेटेड एक केस आता है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। 25 बात करता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। वो कन्फेशन जो कि पुलिस ऑफिसर को की गई वो प्रूव नहीं की जाएगी, इसीलिए मजिस्ट्रेट के सामने की करवाई जाती है, ठीक है। 26 में बात की गई कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूवन अगेंस्ट हिम। सेम थिंग है, नहीं कंसीडर की जाएगी। जो भी कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर के सामने की गई है तो वो उसके अगेंस्ट हम प्रूव नहीं करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड एक केस आता है यूपी वर्सेस देववन उपाध्याय का, ठीक है। Then comes the section 27. This is the important section and the leading cases state versus कालीकाठू। कालीकाठू के केस में जो एविडेंस का सेक्शन 27 है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था विद द आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कि ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का अतिक्रमण करने वाला है, इस बेसिस उसको चैलेंज किया गया था, ठीक है। तो 27 बात करता है कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको उसमें से कितनी इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करना है, कितनी को डिनाई करना है, कितने को एक्सेप्ट करना है, वो आप पे डिपेंड करेगा। लैंग्वेज इज दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिस्पोज टू एज डिस्कवर्ड द कंसिक्वेंस और इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस in the custody of the police officer so much of as to information whether it amounts to confession or not are related to the distinctly to the fact there is covered it may be proved। सपोज कि कोई, चलो काठी कालू ले लेते हैं। काठी कालू ने बोला कि जो मैंने मर्डर किया, मर्डर के बाद जो मर्डर वाला वेपन था, जो नाइफ था, वो मैंने बगीचे के पीछे छुपाया है। तो वहाँ पे जो उनको अभी हम वो डिसाइड करेंगे तो इनका जो स्टेटमेंट है वहाँ तक ही सही माना जाएगा कि अगर वहाँ खुदाई के दौरान उनका वेपन निकल आता है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 उसको अपने बचाव के लिए आज़ादी देता है, इसलिए बोला गया था कि जो 27 है वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वायलेशन करता है, इसीलिए इसको चैलेंज किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद में भी इनसे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एक तो इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड पुल्लुकुरी कुट्टैया वर्सेस एम्परर, ओके। नेक्स्ट केसेस sorry next section is 28 confession made under the removal impression caused by the inducement threat or promise and the relevant, ठीक है। 24 बात करता है कि inducement threat और promise के अंतर्गत अगर कोई भी confession किया गया तो वो irrelevant होगा। 28 बोलता है कि अगर वो चीज़ें कन्फेशन किया जा रहा है उन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का जो भी इन्फ्लुएंस था वो सब हटने के बाद अगर फ्री माइंड से कन्फेशन कर रहा है तो ऑफकोर्स उस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा, दैट विल बी रिलेवेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है।
इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस है वो है अब्दुल रज़ाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, नाउ हियर कम्स सेक्शन 29 कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट नॉट टू बिकम इररिलेवेंट बिकॉज इट वाज प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। वो कन्फेशन जो अदरवाइज रिलेवेंट था सिर्फ इस वजह से इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा कि वो प्रॉमिस या सीक्रेसी रखने के बिहाफ पे वो कन्फेशन किया गया था। ठीक है, कन्फेशन है तो है। वो एडमिशन के लिए ऊपर छूट दी गई कि आप एडमिट नहीं कर सकते, बट अगर कन्फेशन कर दिया गया है तो कन्फेशन है। सेक्शन 30 बात करता है कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग द पर्सन मेकिंग इट एंड द अदर जॉइंटली ट्रायल। ये जॉइंट ट्रायल के बारे में, सेम ऑफेंस के लिए अगर दो लोगों का ट्रायल हो रहा है तो when more persons than one are being tried jointly for the same offense and the confession is made by one person affecting himself and the other person, such person is proved, the court may take into consideration such confession as against such person as well as against the person who makes such the confession। इससे रिलेटेड केस है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। जो कर रहा है उसके जिसके खिलाफ क्या है उसके खिलाफ भी कंसीडर कर सकता है, कोर्ट में है यहाँ पे। ठीक है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है यहाँ पे कि वो चाहे तो जो कन्फेशन कर रहा है जिसके अगेंस्ट कर रहा है उसको भी कन्विक्ट कर ले, और चाहे तो जो कर रहा है उसे भी सेम दायरे में लपेट ले। ठीक, 31 बात करता है एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉपल। कन्फेशन जो की गई है वो उसको आप कंक्लूसिव प्रूफ नहीं बोलेंगे। हाँ, एक स्टॉपल लगा सकते हैं कि भाई आपने वहाँ पे ये चीज़ कन्फेस करी थी, हाउ कैन यू डिनाई दिस नाउ। एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड बट दे मे ऑपरेट एज अ स्टॉपल अंडर द प्रोविजन। इस वीडियो में इस एविडेंस सेट को यहीं तक रखेंगे, आगे के सेक्शंस को हम बाद में देखेंगे। 31 का ये रहा सेक्शन, एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट।